हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज स्टेट से रिलेटेड 10 नंबर की जो हरियाणा जी के आएगी उसको एक ही क्लास में कंप्लीट कवर कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। रहेगी तो सिर्फ आपकी करंट हरियाणा जी के, जो कि करंट में आप करंट की क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो हमारी हरियाणा के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं और जहां से अब तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बने रहिए क्लास में, और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करें ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। चलिए हम बात करते हैं हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन कब हुआ था? देखिए राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, मैं जो बोल रही हूँ ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। हरियाणा वेदों में रज हरियाणा, और वेदों में कहाँ पे रज हरियाणा? सबसे पहले वेदों में हरियाणा को क्या बोला गया था? रज हरियाणा के नाम से बोला गया था। हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले कहाँ के हिस्सा थे? यूपी का हिस्सा थे। हरियाणा 1857 की क्रांति से पहले यूपी का हिस्सा थे, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया, ठीक है। तो आज़ादी के समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा थे, ठीक है। फिर कुछ कौन से फॉर्मूले आए, कौन से आयोग आए, ये थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ वही हमने ऐड किया है कि कौन सी भाषा के क्षेत्र पे किस आधार पे क्या क्या मांग की गई ताकि हमारे हरियाणा का गठन हो सके। तो गोपीनाथ भार्गव उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे जब भीमसेन सच्चर फॉर्मूला आया था। और भीमसेन सच्चर फॉर्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949 को आया था। तो ये आया हुआ है कई बार कि भीमसेन सच्चर फॉर्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949 को। और ये फॉर्मूला किसके आधार पे बनाया गया था? ये बोली के आधार पे बनाया गया था, क्योंकि हरियाणा वाले हिंदी भाषा बोलते थे और पंजाबी वाले पंजाबी भाषा बोलते थे। तो बोली के आधार पे लोग जो है आपस में अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वालों का अलग से क्षेत्र बना दो और पंजाबी बोलने वालों का अलग से क्षेत्र बना दो। तो ये आया हमारे पास भीमसेन सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को। लेकिन सच्चर फॉर्मूला सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। ये डिवाइड कर दिया था हिंदी और पंजाबी में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग आया 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को कौन सा गठन आयोग आया? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। फिर आया फजल अली आयोग 1956 में। ये भी भाषाई आधार पे ही है कि हिंदी भाषा वालों को अलग क्षेत्र दे दो, पंजाबी वालों को अलग से दे दो, लेकिन ये भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। 14 राज्य बन के तैयार हो गए थे, फिर भी उसमें भी हमारा हरियाणा का कहीं नंबर नहीं था। फिर आए प्रताप सिंह कैरो, पंजाब के मुख्यमंत्री बने, और पंजाबी पढ़ने पर उन्होंने बात उठाई कि पंजाबी हर स्कूल में पढ़ाई जाएगी और अनिवार्य शिक्षा मानी जाएगी। मतलब आपकी मातृभाषा के अलावा पंजाबी भाषा आपकी सेकंड भाषा के रूप में दी गई। लेकिन उसके टाइम पे हरियाणा वाले जो थे वो पंजाबी को समझ ही नहीं रहे थे, तो पंजाबी वो समझेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ से क्या किया, बात उठी और विरोध हुआ। भाषा के आधार पर फिर से विरोध हुआ, ठीक है। इसकी अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर? सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा निर्माण संसद में एक कमेटी बैठी और वहां पर सरदार हुकम सिंह ने सिफारिश की कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। ये कमेटी कब बैठी थी? 1965 में कमेटी बैठी थी। शाह आयोग आया, और उस शाह आयोग में कौन कौन इंपॉर्टेंट बंदे थे? वो थे एन एम फिलिप्स, जेसी शाह और एस दत्त, ठीक है। 23 अप्रैल 1966 को गठन हुआ था आयोग का। शाह आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। फिर मई 1966 को संसद में रिपोर्ट सौंपी गई कि हरियाणा के गठन की रिपोर्ट को सौंपा गया, ठीक है। सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया, क्योंकि वो कंप्लीट पहले पंजाब का ही हिस्सा था ना हरियाणा, तो हरियाणा उस टाइम अलग बना नहीं था, तो ये कंप्लीट पंजाब को फिर से गठित करने का एक्ट सौंपा गया, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया। तो इम्पोर्टेंट हमारी क्या थे कि हमारे पास भीमसेन सच्चर फॉर्मूला आया 1949 में, फिर पुनर्आयोग गठन आया 1953 में, फजल अली आयोग आया 1956 में, फिर 1965 में सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पे एक कमेटी बैठी गई और वहां पे फरमाइश की गई कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। उसमें 3 बंदे थे, एन एम फिलिप्स,
जेसीसा और एसदैत। 23 अप्रैल 1966 को गठन की कमेटी गठन की गई और मई 1966 को संसद में रिपोर्ट सौंपी गई और सितंबर 1966 में पुनर्गठन एक्ट आया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया। ठीक है, फिर देखिए पंजाब का 35% हिस्सा, मतलब 35 एक्यूरेट पूछेंगे तो 35.18% जो है हिस्सा हरियाणा को मिला गया। हरियाणा का कितने क्षेत्रफल है? 44,212 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा फैला हुआ है। 7 जिले उस टाइम पे थे और अभी कितने हैं? 22 जिले बनकर तैयार हो गए हैं। ठीक है, 7 जिले कौन से थे ये आपकी ट्रिक लगा लीजिए याद करने की। घर J&K में, तो जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से आपका महेंद्रगढ़। तो क्या याद करोगे? घर J&K में। ठीक है, तो जी से गुरुग्राम उस टाइम पे था, हिसार था, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ठीक है, उसके बाद 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत 2 जिले बन के तैयार हुए। 73 में कुरुक्षेत्र आ रहा है ना, तो 73 में कुरुक्षेत्र। 75 में सिरसा, 75 में कौन बन के तैयार हुआ? सिरसा। फिर 79 में फरीदाबाद। 89 में आपके 4 जिले बने, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत। 95 में पंचकुला। 97 में 2 जिले बने, फतेहाबाद और झज्जर। ठीक है, 2004 और 5 में 4 में बना नूह। ठीक है, उन नूह का नाम बदलते रहे लेकिन लोग वहां के बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे कट रहे। नूह, सत्यमेवपुरम और मेवात। ठीक है, 2008 में पलवल और 2016 में चरखी दादरी जिला बन के सामने आया। ठीक है, जनसंख्या कितनी है? देखिए क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 253,51,462। ऐसे तुम्हें जिस तरीके से याद करना स्टेबल लगे ना उसी तरीके से याद कर सकते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है तो आप 2011 के अकॉर्डिंग ही याद करोगे। 253,51,462। अब आप ये सोचो कि ये आएगी नहीं, बहुत बार आई हुई है, अभी भी स्क्रीनिंग में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 253,51,462 ये पूरे देश की जनसंख्या का 2.09% जनसंख्या है। 18वां जनसंख्या के नाम पे हरियाणा जो है 18वां राज्य है। क्षेत्रफल के नाम पे हरियाणा आपका 21वां स्थान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उत्तर भारत का 17वां राज्य सामने बन के आया है। ठीक है, उत्तरी भारत उत्तर पश्चिम में देखिए आपके हरियाणा के 5 राज्य सीमा लगाते हैं और 2 यूटी आपके सीमा लगाते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य और सामान्य स्थिति व विस्तार कितना है। ठीक है, हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। ठीक है, देखो विश्व में भारत और भारत में हरियाणा, याद रखना विश्व में भारत उत्तर पूर्वी देश है ना, उत्तर पश्चिमी देश है और हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। ठीक है, ये याद रखो। 27 39 से लेके 30 35, देखिए 27 में 3 ऐड कर दोगे तो 30 बन जाएगा, है ना। 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट। ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग में आया हुआ था, ये वाला। ये आपका पूर्वी देशांतर में कितना स्थित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मिले जुले आंसर दिखाई देंगे, वहां पे याद नहीं रहता कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देख लो आप। उत्तर में पंचकुला, देखिए उत्तर में सबसे उत्तर में कौन है? पंचकुला। और पंचकुला का कौन सा गांव है? शाहपुर। ठीक है, दक्षिणतम में दोहा मेवात में है। ठीक है, और दक्षिणतम अगर देखिए उत्तर में पंचकुला का शाहपुर गांव है। ठीक है, जगह है। और अगर जिले की बात आ जाए तो अंबाला है उत्तर में। ठीक है, दक्षिणतम दोहा मेवात, और अगर आपके पास जिले की बात आ जाए तो महेंद्रगढ़ सेकंड नंबर पे। पूर्वी गांव जो है ताजेवाला यमुनानगर का है और पश्चिमी गांव चौटाला है सिरसा में। ठीक है, क्षेत्रफल के स्थान पे 21वां स्थान रख रहा है, 1.34%। पूरे देश में जितना क्षेत्रफल है, मान लीजिए पूरा देश है तो उसका 1.34% क्या है? हरियाणा है। जनसंख्या में 18वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान है और 17वां राज्य बनकर के सामने आया था। ठीक है, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र कालका है, दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरखा है, पूर्वी विधानसभा क्षेत्र जगाधरी है, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र डबवाली है। ठीक है, फिर बात करते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 253,51,462
आपकी जनसंख्या है। अब देखिए ये 14 जिले नहीं है, अभी एनसीआर में 9 जिले हैं, ये पहले के नोट्स हैं इसलिए इसमें 14 लिखे हुए हैं। 9 जिले हैं हरियाणा के एनसीआर में, ठीक है। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, 2 केंद्र शासित राज्यों से। अब आपको बात बताती हूँ, एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बना रखी है कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य, ये याद कर लेना 7-7-7-3, एक भी याद कर लो, ठीक है। एक जिला है हरियाणा का यमुनानगर का देहरा, यमुनानगर का एक ही जिला है आपका, देखो यमुनानगर जो है देहरादून से लगता है, किसके, उत्तराखंड का, उत्तराखंड के देहरादून से यमुनानगर लगता है, बस उसको तो टाल दो, ठीक है। 3 जिले हैं हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के जो 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 7 जिले यूपी के साथ बनाता है, 7 जिले पंजाब के साथ बनाता है और 7 जिले आपके राजस्थान के साथ बनाता है। देखिए डिटेल में हमारे 5 राज्य हैं, कौन से 5 राज्य हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान सबसे बड़ी सीमा बनाता है 1268 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है, 1262 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल उत्तराखंड, सर्वाधिक राजस्थान बनाता है 1262 वर्ग किलोमीटर की, सबसे कम उत्तराखंड बनाता है 11 किलोमीटर की। एक ही जिला है यमुनानगर जो देहरादून से, सर्वाधिक 7 जिले राजस्थान के हैं। देखिए राजस्थान के साथ कौन से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से हैं, बस इतने याद रखो कि कितने हैं, बस इसको ज्यादा रट्टे मत मारो क्योंकि बहुत बड़ी क्लास बनेगी और सभी पूरी क्लास में जो इंपॉर्टेंट है उसी को निकालेंगे। अब हर चीज को खिचड़ी बना देंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा, बस इतना याद रखो, राजस्थान के साथ 7 जिले बनाता है, यूपी के साथ 7 जिले बनाता है, पंजाब के साथ 7 जिले टच करते हैं और हिमाचल के साथ 3 जिले टच करते हैं और उत्तराखंड के साथ एक है यमुनानगर देहरादून, ठीक है। अभी देखिए मेवात में कोई रेलवे लाइन नहीं है, कोई भी रेलवे लाइन मेवात में नहीं है। रेलवे जंक्शन कहाँ पे है, रेवाड़ी में है, यह डिटेल में करेंगे जब रेलवे करेंगे तब, ठीक है ना। और रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है, जगाधरी में है। मेन पॉइंट, दादरी रोहतक किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, कोई भी राज्य किसी भी राज्य के साथ, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जो टच नहीं करते, कोई बाउंड्री नहीं बनाते हैं, ठीक है। हरियाणा का जींद जिला सबसे ज्यादा हरियाणा के 7 जिलों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हरियाणा का हार्ट भी जींद को खा गया है। राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा के 3 ओर से घिरे हुए, हरियाणा को 3 ओर से घेरे हुए। दिल्ली के उत्तर में सोनीपत, ठीक है, पश्चिम में झज्जर और जबकि दक्षिण में क्या है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 4 राज्य बनते हैं। देखो दिल्ली जो है हरियाणा को, ये मेरा हरियाणा है, सपोज दैट, ठीक है ना, और दिल्ली हरियाणा को ऐसे घेरे हुए है, ऐसे, बस ये वाला हिस्सा छोड़ दिया है, ठीक है। तो उत्तर में सोनीपत और पश्चिम में आपका झज्जर और दक्षिण में आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो 4 जिले लगते हैं, 4 जिले हरियाणा के, 4 जिले दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को केवल हरियाणा का पंचकुला जिला छूता है। तो अगर आपको मान लीजिए याद ना रहे कि पंचकुला वहां पे ना आए तो चंडीगढ़ आप आंसर में लगा सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है, 1985 में बना था। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर शैदान में है। देखो चिंकारा अकेला आ जाए तो भिवानी में है, अगर मयूर और चिंकारा आ जाए तो रेवाड़ी में है, ठीक है। मोरों को रेवड़ी खिलाएंगे, ठीक है ना, मोरों को रेवड़ी खिलाएंगे, मोर और चिंकारा रेवाड़ी में, झाबुआ में, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन, मगरमच्छ कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं और सबसे ज्यादा पानी कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। आप ना अगर हर 10 कदम पे वहां पे तालाब मिल जाएगा आपको। वहां कुरुक्षेत्र में पता क्या है, या तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, युवा लोग हैं वहां पे, पढ़ने वाली जनसंख्या है वहां पे, या फिर आपको बाबा जी मिलेंगे। ब्रह्म सरोवर पे इतने सारे भिखारी हैं वहां पे, या देखने में आपको मंदिर और तालाब है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में तो आप वैसे देखने लायक जगह है, अगर वहां पे जाके देखो ना, एक बार वहां हम रहे हैं, वहां पे 3 साल गुजारे हैं, सबसे अच्छा मोमेंट जिंदगी का था ना वो वही था। और वहां के लोग भी ऐसे पीसफुल जिंदगी है वहां की। हरियाणा का सबसे शांत इलाका है उस साइड का। 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे, इंसानों में तो युवा जनसंख्या जो कि यूनिवर्सिटी में मिलेगी, और ब्रह्म सरोवर के ऊपर आपको भिखारी मिलेंगे, और देखने के लिए मंदिर और तालाब। क्लियर। देखिए मगरमच्छ कहाँ पे है,
पानी में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। तो पानी कहाँ पे है, वो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, फिर आता है गीद प्रजनन केंद्र। गीद संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में 2001 में बना था ये। पीसेंट मोरनी पंचकुला में है। रेड फाउल ये भी पिंजौर पंचकुला में है। काला तितर ये पीपली, जब आप कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हो और पीपली में एंटर करते हो तो वहां पे पीपली में लिखा हुआ है काला प्रजनन केंद्र, काला तितर का वो निशान भी बना हुआ है। ठीक है, 1985 में बना था ये। देखिए, घोड़े, भैंस, सुअर, भेड़ ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, हिसार में है। घोड़े केंद्र कब बना था, अश्व केंद्र 1986 में बना था। भैंस 1985 में बना था। सुअर और भेड़ भी कहाँ पे है, हिसार में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है, हिसार में है। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कहाँ पे है, आपकी हिसार में है। क्लियर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो देखो है, मुझे पता है, हर एक पॉइंट आपका यहाँ से है। आप चाहे कितनी मोटी मोटी क्लास की पढ़ लीजिए, आप जब नोट्स निकालोगे ना तो यही चीजें निकल के सामने आएंगी। ये पकी पकाई खिचड़ी है आपकी, खानी हो तो खा सकते हो, एग्जाम पास करना है तो खानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि खेल नीति। खेल नीति क्या है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है, 1973 में बना था, राय सोनीपत में। इसके वाइस चांसलर है कपिल देव। अब हरियाणा का हरिकेन किसको कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हरियाणा का हरिकेन कपिल देव को बोला है। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी है और हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार आपका भीम पुरस्कार है। इसको याद रखना है, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आपका क्या है, राजीव गांधी है। ठीक है, इसको याद रखना है। ओके, खेल नीति कब आई थी, 12 जनवरी 2015 को खेल नीति आई थी और 13 जनवरी 2015 को पहली सीएनजी की रेल चली थी। जब रेल की हम बात करेंगे ना तब आएगा ये, तो डेट याद रख लेना है। 12 जनवरी 2015 को खेल नीति आई थी, नई खेल नीति, और 13 जनवरी 2015 को पहली सीएनजी रेल चली थी रेवाड़ी से रोहतक। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि कौन से खेलों में कौन सा अगर आप पदक लेके आते हो तो कितने रुपए मिलेंगे। अगर आप ओलंपिक में गोल्ड लेके आते हो तो 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। एशियन में आप गोल्ड लेके आते हो तो 3 करोड़, और कॉमनवेल्थ में अगर आप गोल्ड लेके आते हो तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सिल्वर लेके आते हो, ओलंपिक में सिल्वर लेके आए 4 करोड़, ठीक है, एशियन में सिल्वर लेके आए 1.5 करोड़, और कॉमनवेल्थ में अगर आप सिल्वर लेके आए तो आप 75 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ओलंपिक में अगर आप ब्रॉन्ज लेके आते हो, कांस्य पदक लेके आते हो तो 2.5 करोड़, अगर एशियन में कांस्य पदक लेके आते हो तो 75 लाख, और कॉमनवेल्थ में लेके आओगे तो 50 लाख। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मनोहर लाल ने ये लागू की थी खेल नीति। ठीक है, अच्छा नई खेल नीति के तहत पहला पुरस्कार जीतने वाली लड़की थी साक्षी मलिक। ये 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत के आई थी। तो देखो रियो ओलंपिक में जीत के आई थी तो उसको कांस्य मिला था, 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। ठीक है, अच्छा जी अब हम बात करते हैं हरियाणा के परिवहन। हरियाणा रेल मंत्री रेल परिवहन, रेल लाल डलहौजी के काल में ही स्टार्ट हुई थी। भारत में रेल का हस कब स्टार्ट हुई थी, लाल डलहौजी के काल में। ठीक है, 1953 में। हरियाणा में सर्वप्रथम ट्रेन जो है रेवाड़ी से रोहतक चली थी। ठीक है, इसकी पटड़ी के आधार पे जो हरियाणा में रेल को 3 भागों में बांटा गया, एक नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ठीक है, नैरो गेज कितनी चौड़ी है, 0.610 मीटर चौड़ी है, मतलब 0.610। वैसे 610 पॉइंट के बाद हम 610 नहीं बोल सकते, 610 ऐसे बोल सकते हैं। मीटर गेज 1 मीटर चौड़ी, और ब्रॉड गेज आपकी 1.676 मीटर चौड़ी है। ठीक है, कालका से शिमला हम जाते हैं तो नैरो गेज से जाते हैं, रेवाड़ी से नारनौल जाते हैं तो मीटर गेज से जाते हैं, और रेवाड़ी से बीकानेर जाते हैं तो ब्रॉड गेज से जाते हैं। ठीक है, देखो शिमला में एक छोटी खिलौनों की रेलगाड़ी भी है तो वो नैरो गेज से जाती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कालका से शिमला जाएंगे तो एक नैरो गेज है, वही है ये नैरो गेज। छोटी गाड़ी है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि खिलौने वाली गाड़ी है। और रेवाड़ी से नारनौल जाएंगे तो मीटर गेज, और रेवाड़ी से बीकानेर जाएंगे तो ब्रॉड गेज से जाएंगे। पहली सीएनजी रेल रेवाड़ी से रोहतक चली थी, कब चली थी, 13 जनवरी 2015 को। सुरेश प्रभु जी ने हरी झंडी दिखलाई थी। उस टाइम पे सुरेश प्रभु जी
रेल मंत्री थे। हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन रेवाड़ी में है, 1873 में बनकर के तैयार हुआ था। वर्कशॉप जो है जगाधरी यमुनानगर में है। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रेलगाड़ियों के इंजन वगैरह, डिब्बे वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है ना। शताब्दी एक्सप्रेस रिपेयर यहीं पर हुई थी। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अंबाला में है। और दक्षिणी रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो रेवाड़ी में है, ठीक है। सबसे बड़ी रेल परियोजना गुरुग्राम से स्टार्ट हुई थी। फर्रुखनगर तक रेल लाइन नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। क्लियर? जो उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम में फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बनाई थी, तो उस टाइम पे वो रेलवे लाइन किस उद्देश्य से बनाई थी? नमक ढोने के लिए। सबसे बड़ी रेल परियोजना गुरुग्राम से शुरू हुई है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के खनिज पदार्थ। रवेदार चूना अंबाला में पाया जाता है। देखिए, मैग्नीज, मार्मल, तांबर, अब्रक और आपका एयर बेस्ड और डोलामाइट क्वार्ट्स, ये सारे के सारे कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। कौन से है महेंद्रगढ़ में? एक बार देख लीजिए, मैग्नीज, मार्मल, तांबर ऐसक, अब्रक और स्ले, ये कौन सा है? अब्रक और एयर बेस्ड और डोलामाइट क्वार्ट्स, ये आपके महेंद्रगढ़ में मिलते हैं, ठीक है। रवेदार चूना अंबाला में है। चूना पत्थर रोहतक में है। अगर रोहतक ना आया हो तो चूना पत्थर आपका कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ में। हिलना पत्थर कलियाणा में है और कांच बालू गुरुग्राम में है। चीनी मिट्टी और कांच बालू कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहाँ पे पाए जाते हैं? गुरुग्राम में पाए जाते हैं। बजरी आपकी फरीदाबाद में है। सोरा आपका हिसार और करनाल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा खनिज आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, इसलिए खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को बोला गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा की प्रमुख झीलें 5 जिले मानी गई है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला है कि कौन सी 5 जिले हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी जिले हैं जो हम पढ़ने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुग्राम में कौन सी जिले हैं। सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, दमदमा और सोहना। सुल्तानपुर झील, खलीलपुर झील, दमदमा झील और सोहना झील, ये सारी की चारों झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। गर्म सोहना झील में गर्म पानी पाया जाता है। गर्म चश्मा चर्म रोग को दूर करता है, ऐसा माना जाता है। गंधक और सल्फर की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए वहां पे गर्म पानी होता है, ठीक है। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। यार चाहे तिल तिल कर रो पड़े, लोग उसको बिल्कुल सहारा नहीं देते, तो क्या है? तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। कोटला झील, उजीना झील और चंदेली झील। कोटला, उजीना, चंदेली और संघेली भी इसको बोलते हैं उजीना को, ये मेवात में है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील भी आपकी फरीदाबाद में है, ठीक है। और ब्लू बर्ड झील आपकी कहाँ पे? हिसार में है। अच्छा, ब्रह्मसरोवर और सन्निध झील कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का नाम याद आते ही ना मुझे ब्रह्मसरोवर ये सब याद आ जाते हैं, तो मैं इस पे बोल देती हूँ, भी नहीं बोलूंगी क्योंकि लंबा टॉपिक चला जाएगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के वासी सबसे प्राचीन 7 सरस्वती संगम नदियों का संगम है। ये बोलते ना, जब ये मुझे भी पता चला कि ना सन्निहित झील में 7 नदियों का संगम है, तो मुझे लगा कि यार बहुत सारी नदियां बह रही होंगी, चलो देख के आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। एक ये ना ब्रह्मसरोवर से भी छोटा तालाब है, बस इसके अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और उसके पास मतलब चारों ओर पानी है। वैसे तो सुंदर है, देखने लायक जगह है, लेकिन जैसे सोच रहे ना कि भाई 7 नदियों का संगम है, बह रही होंगी नदियां, वहां पे मिल रही होंगी, ऐसा कुछ देखने को नहीं है। पहले की बातें हैं और पहले मिल रही होंगी यहाँ पे, तो उस टाइम की ही बात यहाँ पे लेके चल रही है, ठीक है। कुरुक्षेत्र तीर्थ राज भी कहते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा तीर्थ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कर्ण झील आपकी करनाल में है। चिली झील फतेहाबाद में है और भिंडावास झील आपकी झज्जर में है। शहीदों का घर किसको कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अल्ताफ हुसैन हाली की। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ के थे? पानीपत से संबंध रखते हैं, उर्दू कवि थे। जन्म 1837 में जन्म हुआ था। उर्दू की घोषणा पत्र जारी किया था और उर्दू का जो घोषणा पत्र था वो था मुकदमे शेरो शायरी। इनके गुरु जो थे मिर्जा गालिब थे। तिरिया के मंजूमन प्रसिद्ध रचना थी हुसैन हाली की। शमसूल उलेमा इसको उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों ने इनको ये उपाधि दी थी। उर्दू साहित्य में हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार देती है और हाली की दरगाह पानीपत में है और इनकी मृत्यु 1914 में हुई थी।
अब हम बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन कौन थे। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थी। ये झज्जर के एमएलए थे। जन्म 1918 में हुआ था। ये बेरी से संबंध रखते हैं। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। फिर है राव वीरेंद्र सिंह, रेवाड़ी से, नांगल पठानी में जन्म हुआ था। हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था। हरियाणा की पहली क्षत्रिय पार्टी थी ये, और इनका निशान क्या था? उगता हुआ सूर्य। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मंत्री थे कौन? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, गैर कांग्रेसी। वैसे अगर आए तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर ऐसे आए कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, राव तुलाराव के ये वंशज थे। फिर आता है कि 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राज्यपाल कौन थे उस टाइम पे? बीएन चक्रवर्ती थे। बीएन चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। ठीक है, फिर आता है बंसीलाल। बंसीलाल 1968 से 1975 तक बंसीलाल क्या रहे थे? हमारे मुख्यमंत्री रहे थे। 1927 में भिवानी गोलागढ़ में इनका जन्म हुआ था। 41 वर्ष में ये सीएम बनकर के सामने आ गए थे। हरियाणा के सबसे युवा सीएम थे बंसीलाल। ठीक है, इनके उपनाम है लौह पुरुष, हरियाणा के आधुनिक निर्माता, हर घर में बिजली पहुंचाने का श्रेय, हरियाणा का शिल्पी इसको बोलते हैं। हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का विकास जो किया था, किसने किया था? बंसीलाल ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टेरिटरी आर्मी में भी ये गए थे। पंजाबी को खत्म करने के लिए बंसीलाल ने तमिल को दूसरी भाषा बनाया था, क्योंकि पंजाबी पे ही सारा रोला था। ठीक है, सभी लोग क्या कह रहे थे? पंजाबी को खत्म कर दो, हिंदी को लेके आओ, हिंदी क्षेत्र वालों को अलग कर दो। ये सारा का सारा जो समस्या बनी हुई थी वो पंजाबी ही बनी हुई थी। हरियाणा को आजाद होने के बाद भी, हरियाणा का गठन होने के बाद भी पंजाबी हमारी दूसरी भाषा थी। ठीक है, बंसीलाल ने आकर के पंजाबी को दूसरी भाषा हटाने के लिए, खत्म करने के लिए दूसरी भाषा क्या लेके आए? तमिल लेके आए थे। ठीक है, आपातकाल भी इसी के समय में लगा था, और उस वक्त रक्षा मंत्री भी इसको बनाया गया था। नसबंदी का कार्यक्रम भी लागू हुआ था। इंदिरा गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया था। उस टाइम किस टाइम किया था? जब मुख्यमंत्री कौन था? बंसीलाल। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। लड़का लड़की चुनाव चिन्ह था। कांग्रेस से ये अलग हो जाते हैं। लंबे समय तक देखो, दिनों के नाम पे अगर लंबे समय आए तो कौन है मुख्यमंत्री? आपका बंसीलाल। अगर लगा, देखो ये दिनों में भाई टूट के कभी 2 साल, कभी 2 साल रहे, 5 साल रहे, 3 साल रहे, इस तरीके से, मतलब ये लंबे समय अगर दिनों के आधार पे आए तो ये है। ठीक है, जब आपके कितनी बार बने हैं वो है ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज्यादा बार बने हैं, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, अगर दिनों में अगर बंसीलाल ऑप्शन में ना हो तो भजनलाल भी आप लगा सकते हो। अगर बंसीलाल और भजनलाल भी ना हो तो अब आपके खट्टर साहब है जो दिनों में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं। किया भले ही कुछ भी ना हो उन्होंने। ठीक है, फिर बनारसी दास गुप्ता हैं। बनारसी दास गुप्ता भिवानी से थे। ये 3 पदों पे रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं। क्लियर। फिर आता है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल सिरसा चौटाला गांव के हैं। तज्जा खेड़ा में जन्म हुआ था। 68 वर्ष के सबसे अधिक उम्र में ये मुख्यमंत्री रहे थे, और स्वतंत्रता सेनानी भी ये रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी, अच्छा, जननायक इनको उपाधि दी गई है। जननायक, किंग मास्टर, ताऊ किसानों का नेता। ठीक है, संघर्ष जाट समाधि है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, फिर आते हैं भजनलाल। भजनलाल बिश्नोई समाज का सिरमौर है। पीएचडी राजनीति में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। वन एवं कृषि मंत्री ये रह चुके हैं केंद्र में। और फिर बंसीलाल बने 1 साल। ठीक है, 1 साल कौन बने थे? बंसीलाल बने थे। फिर आता है ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। सबसे अधिक बार, सबसे छोटा कार्यकाल भी ओम प्रकाश चौटाला का है 5 दिन का, और सबसे अधिक बार भी बने हैं कौन? ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, मास्टर हुकम सिंह बने। मास्टर हुकम सिंह कौन थे? चरखी दादरी से हैं, भिवानी से। और फिर बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 से 2014। सितंबर 1947 में इनका जन्म हुआ था। आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले मुख्यमंत्री हैं जो आजाद भारत में जन्म लिया था। दूसरे मुख्यमंत्री कौन है जो आजाद भारत में जन्म लिया था? आपके मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर 5 मई 1954 रोहतक में निदाना गांव में हुआ था। करनाल में लगातार 2 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है,
4 बार लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री, 4 बार एमएलए भी रहे हैं। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री कौन कौन है। देखिए हरियाणा में अब तक व्यक्ति के रूप में, देखो कोई 2 बार बन गया, कोई 3 बार बन गया, कोई 4 बार बन गया, इस तरीके से लगातार, मतलब बने तो डिफरेंट उसमें, लेकिन 10 ही आदमी ऐसे हैं जो अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं। चांदराम हमारा पहला उप मुख्यमंत्री है, फिर बनारसी दास गुप्ता, मंगल सेन, मास्टर हुकम सिंह, चंद्रमोहन और दुष्यंत चौटाला। अभी कौन है? दुष्यंत चौटाला। फिर ये और देख लिए, इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हरियाणा के अंबाले की थी, लेकिन यूपी की मुख्यमंत्री बनी, ये पहली महिला है। फिर सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम बनी, 25 साल की विधायक रही, 25 साल तक ये विधायक रही है। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सिवानी में जन्म हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अब आ गया है हमारा नया टॉपिक, हरियाणा के लोक नृत्य। रास नृत्य प्रेमी प्रेमिकाओं के द्वारा पलवल और फरीदाबाद में किया जाता है। तांडव नृत्य, अब तांडव किसने किया था? शिव जी ने। शिव जी कौन थे? पुरुष, तो पुरुषों का प्रधान है तांडव नृत्य। लस्या नृत्य महिलाओं का प्रधान नृत्य है। घोड़ी या घोड़ा नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है। मंजीरा नृत्य या वाद्य यंत्र भी क्या किया जाता है, या रतवाई भी बोलते हैं। तो ये देखो मंजीरा हो गया, ये रतवाई होगी, कैसे है, अजीब अजीब नाम नहीं है, ये नो है, मेवात में किया जाता है। गणगौर शिवजी एवं पार्वती की पूजा राजस्थान में किया जाता है, हिसार में ये प्रसिद्ध है। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन बाकड़ी बांटी जाती है, और ये HSSC का फेवरेट है, कई बार आ चुका है। पीलिया नृत्य कुआ पूजन पे किया जाता है। आपको पता है कि लड़का होने के बाद जब पीलिया आता है तो उस टाइम पे क्या दशोटन करते हैं, तो क्या करते हैं हम? कुआ पूजन नहीं करते क्या? झूमर नृत्य लड़कियों द्वारा ढोलक की थाप पे हरियाणवी गिद्दा, पंजाब से आया है ये झूमर नृत्य। फिर घूमर नृत्य मांगड़ में प्रसिद्ध है घूमर नृत्य। धमाल पुरुषों द्वारा महाभारत काल से चला आ रहा है धमाल। ठीक है, तो ये जो सबसे पुराना जो नृत्य है, सबसे खुले आसमान में चांदनी रात में ये किया जाता है। तो सबसे ज्यादा पुराना आपको बोला जाए हरियाणा का, तो ये क्या है? धमाल आएगा। ठीक है, फिर आता है लूर नृत्य। लूर नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। लड़कियां बांगड़ उचाणा में, बांगड़ में ज्यादा ही है, बागड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, छड़ी नृत्य गोगा नवमी भादवा में किया जाता है। सांपों को खुश रखने के लिए मोर पंख लगते हैं छड़ी के ऊपर। डफ नृत्य क्या है? डफ नृत्य बसंत के आगमन पे वीर और श्रृंगार रस प्रभावशाली होता है। इसमें वीर और श्रृंगार रस, ये भी इंपॉर्टेंट है HSSC का। 1969 में गणतंत्रता दिवस पर पहली बार ये नृत्य लिया गया था। तो ये भी कह सकते हैं ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको हरियाणा की झांकी में दिखाया गया था? तो हरियाणा की झांकी में डफ नृत्य दिखाया गया था। वीर और श्रृंगार रस प्रभावशीलता है। 1969 में इसको गणतंत्रता दिवस पर पहली बार ये लिया गया था। फिर खेड़ा नृत्य, जब कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे 17वीं पे किया जाता है। तीज नृत्य समण में पीग और पाटरी से संबंधित है, और ये तृतीय कोथली दी जाती है, इसमें तीजों पे कोथली दी जाती है ना। फाग नृत्य लड़कियां होली से 7 दिन पहले ये और बाद में ये फाग नृत्य करते हैं। पहले करते थे कि होली से पहले चांदनी रात होती थी और रात पे लेडीज मिल करके गीत गाती थी, और अब तो ये सब खत्म हो गया है। सांग नृत्य हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग नृत्य। ओके, देखो 13 टॉपिक हो चुके हैं, ये हमारा 14वां टॉपिक चल रहा है। हरियाणा के पार्क, हरियाणा के 4 मेगा फूड पार्क है। 4 मेगा फूड पार्क है आपके। साह अंबाला में, डबवाली सिरसा में, राई सोनीपत में और नरवाणा जींद में। जींद वाला ये प्रस्तावित अभी बना नहीं है। साह कहाँ पे है? अंबाला में। और ये साह कौन सा है? देखो हरियाणा का उत्तरी जो गांव था साह ने, अंबाला में। और डबवाली सिरसा का, ठीक है, पश्चिमी। और राई सोनीपत में है। राई में क्या बना था? खेल स्टेडियम बना हुआ है ना, जिसके चेयरमैन कौन है? कपिल देव। नरवाणा जींद में। ठीक है, फिर आता है रेवाड़ी में कौन सा पार्क है? राजीव गांधी हर्बल पार्क। शहीद भगत सिंह पार्क कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। ठीक है, अंबाला में सुभाष चंद्र बोस पार्क, इंदिरा गांधी पार्क, महावीर पार्क और वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क। ठीक है, यमुनानगर में चौधरी देवीलाल पार्क, आदि बद्री। देखो आदि बद्री यमुना नदी से निकलती, यमुना नदी आती है ना आदि बद्री से, तो आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में है। सिटी सेंट्रल भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। पंचकुला में टिक्करताल झील है ना, टिक्करताल हर्बल पार्क। कैक्टस गार्डन भी
आपका कहाँ पे, पिंजौर में है। डियर पार्क और पिंजौर गार्डन ये सब भी कहाँ पे है, आपके पंचकुला में। फरीदाबाद में क्या है, फाउंटेन पार्क, बरही हर्बल पार्क और हुड्डा पार्क कहाँ पे है, फरीदाबाद में। भिवानी में बंसीलाल पार्क भिवानी में है। हिसार में देवीलाल टाउन पार्क और ओपी जिंदल पार्क आपके कहाँ पे है, हिसार में है। गुजरी महल के पास में है, और गुजरी महल भी कहाँ पे है, आपका हिसार में है। गुरुग्राम में अरावली पार्क आपका गुरुग्राम में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में। प्रतापगढ़ फार्म जो है हरियाणा के झज्जर में, बहुत देखने लायक है। हाउसन पार्क आपका गुरुग्राम गढ़ी में है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पार्क। अब हम करेंगे हरियाणा के विद्युत परियोजनाएं। विद्युत परियोजनाएं कौन सी है। 29 नवंबर 1970 को बंसीलाल के समय घर घर में बिजली पहुंच गई थी। 1980 में अनुसूचित जाति और गलियों में बिजली चली गई थी। हरियाणा पहला राज्य बन गया था। 1999 में दक्षिणी और उत्तर हरियाणा बिजली निगम स्थापित किया गया। ठीक है, दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली निगम कब स्थापित हुआ था, 1999 में। फिर वर्ष 2000 को ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2000 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऊर्जा वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऊर्जा वर्ष के रूप में। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय सबसे ज्यादा विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई थी। थर्मल प्लांट इन हरियाणा, राजीव गांधी विद्युत परियोजना खेदड़ हिसार में है। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, ठीक है, राजीव गांधी कहाँ पे है, खेदड़ में, हिसार में। ये 600 वाट की 2 यूनिट है यहाँ पे, तो टोटल कितनी होगी, 1200 मेगावाट की। ये 19 मई 2007 को मनमोहन सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड 2010 के सहयोग से इसको तैयार किया गया था। महानदी उड़ीसा से यहाँ कोयला लेके आते हैं और उत्तर भारत की मेगा परियोजना है ये। HSSC का ये इंपोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना कहाँ पे है, खेदड़ हिसार में। 19 मई 2007 में इसके स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये इसका उद्घाटन 2007 में हुआ था, लेकिन रेडी ये 2010 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इंदिरा गांधी। अभी राजीव गांधी था, अब इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी पावर प्लांट झाडली झज्जर में, अरावली तापीय विद्युत परियोजना भी बोलते हैं इसको, इंदिरा गांधी पावर प्लांट भी बोलते हैं। ये 500 गुना 30 1500 मेगावाट की क्षमता रखता है। HPGCL हरियाणा पावर और बस इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो। इंदिरा गांधी पावर प्लांट और अरावली तापीय विद्युत परियोजना ये 1500 मेगावाट की है। फिर पानीपत तापीय विद्युत परियोजना आसन गांव में है। ये 1 नवंबर 1979 में नीलव संजीव रेड्डी उद्घाटन किया था और ये 2015 के बाद बनने का फैसला हुआ था। 1367 मेगावाट यहाँ पे तैयार की गई है। ठीक है, पानीपत में रिफाइनरी भी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट जो है ये निजी कंपनी के हाथ में है, पहला प्लांट। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर में है। पहला प्लांट ऐसा है जो निजी हाथों में है, निजी कंपनियों के हाथों में है। ठीक है, ये 600 मेगावाट कुल क्षमता है। 14 अप्रैल 2004 को ये बन करके इसका उद्घाटन किया गया था। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कर लो। राजीव गांधी खेदड़ हिसार में है। फिर इंदिरा गांधी झाडली प्लांट है। तापीय पानीपत वाली पानीपत आसन गांव में है। दीनबंधु छोटूराम आपका यमुनानगर में है। ये पहली ऐसी विद्युत योजना है जो कि प्राइवेट कंपनियों में है। फिर महात्मा गांधी तापीय विद्युत योजना खानपुर झज्जर में है। देखिए इंदिरा गांधी वाली आपकी झाडली में है और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना खानपुर झज्जर में है। फिर गोरखपुर परमाणु, ये परमाणु आ गई है। गोरखपुर परमाणु आपकी गोरखपुर फतेहाबाद में हरियाणा की पहली परमाणु परियोजना है। ये 2800 मेगावाट की है। 13 जनवरी 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, काजल खेड़ी और कुम्हारिया गांव की जमीन यहाँ पे ली गई थी। फिर गैसीय परियोजना 1500 मेगावाट प्रस्तावित है फरीदाबाद में। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने का कार्य 2 जगह प्रस्तावित है लेकिन अभी तक बने नहीं है। एक है मोरनी हिल में और एक है अरावली पर्वत श्रेणी में। ठीक है, फिर आता है हरियाणा के उद्योग। हरियाणा के कौन से उद्योग है। राज्य लघु उद्योग निगम 1967 में स्थापित हुई थी। वित्त निगम भी 1967 में स्थापित हुई थी। ठीक है, लघु उद्योग निगम छोटे छोटे उद्योग जो है वो कब स्थापित हुए थे, 1967 में। फिर है खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी और 1969 में ही भिवानी बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। नई उद्योग नीति कब आई थी, जून 2005 में नई उद्योग नीति आई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये यमुनानगर में क्या है। पेपर सिटी मछुआरों का सड़क कहाँ पे है,
आपका यमुनानगर में। गोला बारूद रखने के लिए बक्से बनते हैं, 60% जो है गोला बारूद रखने के जो बक्से बनते हैं वो यमुनानगर में ही बनते हैं। ठीक है, इसके ट्रिक याद कर लीजिए। सरस्वती ने टिम्बर मार्केट से पेपर लेकर रेल में यमुना को दिए। सरस्वती ने, देखो सरस्वती से सरस्वती शुगर मिल, टिम्बर से टिम्बर मार्केट, ठीक है, टिम्बर मार्केट है यहाँ पे, लकड़ी की मार्केट है, और पेपर उद्योग भी यहाँ पे है। रेल के लिए आपकी जो वर्कशॉप है वो भी यहीं पे है, ठीक है, पेपर मिल भी यहाँ पे है। तो ये क्या याद रखना है, सरस्वती ने टिम्बर मार्केट से लेकर रेल में यमुना को दिए। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनकर तैयार हुई थी। टिम्बर मार्केट, लकड़ी की मार्केट, पहले इसे 1947 में अब्दुल्लापुर मार्केट के नाम से जाना जाता था। सागवान की लकड़ी यहाँ पे मिलती है। फिर बल्लापुर पेपर मिल 1929 में तैयार हुई थी। रेलवे कैरेज वर्कशॉप जगाधरी में है, और यहाँ पे ये जो शताब्दी ट्रेन भी यहाँ पे ठीक की गई थी। क्लियर, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में स्थापना, 1988 में नाम बदल दिया गया था। ठीक है, चरखी दादरी में डालमिया नगर, ये आपकी रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, चरखी दादरी में। बिल्कुल, बहुत मैंने तो जब से देखा है ना ये बंद ही दिख रही है, लेकिन ये आती है किताबों में तो इसको पढ़ना पड़ेगा। पानीपत बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारतीय सेना 75% कंबल पानीपत से जाते हैं। पंचरंगा अचार, चद्दर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, खाड़ी देश में पानीपत की चीजें जाती है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 1979 में खाद्य नाइट्रोजन उर्वरक भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तेल शोधक कारखाना 1980 में बाहोली गांव पानीपत में तैयार हुआ था। एशिया की सबसे दूसरी बड़ी तेल रिफाइनरी, सबसे बड़ी दूसरी तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, पानीपत में है। फिर आता है अंबाला। अंबाला को में क्या है, मिक्सी सिटी, गैस स्टोव, वैज्ञानिक उपकरण 35% वैज्ञानिक उपकरण अकेले अंबाला में बनते हैं। जगह कहाँ पे, साहा में, फूड पार्क भी यहाँ पे है। सिलाई उद्योग भी कहाँ पे, आपके अंबाला में। भिवानी में क्या है, मिनी कुविबा भिवानी बॉक्सिंग हब है। वस्त्र नगर 1937 में बनकर तैयार हुआ था। छोटी काशी भी भिवानी को कहा जाता है। टेक्सटाइल सूती वस्त्र यहाँ पे प्राप्त, टेक्सटाइल सूती वस्त्र पहली मील है। वस्त्र नगर भी इसको कहा जाता है। 1937 में टेक्सटाइल सूती वस्त्र के उद्योग लगी थी। ठीक है, वस्त्र तकनीकी, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, और सूती मील जो है 1945 में हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश तुर्की में भिवानी से सूती वस्त्र जाते हैं। ठीक है, भिवानी को छोटी काशी क्यों कहा जाता है, भिवानी को छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे मंदिरों की अधिकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक है कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है। वो 9 ग्रहों की, वहां पे 9 ग्रह पाए जाते हैं, तो उनकी वजह से वहां पे उसको छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, ग्रहों की वजह से आ जाए तो आपके छोटी काशी आपकी कैथल हो जाएगी। अगर आपकी मंदिरों की वजह से आ जाए तो आपकी छोटी काशी भिवानी है। ठीक है, फरीदाबाद, हरियाणा की औद्योगिक नगरी कौन सी है, फरीदाबाद। बाटा के चप्पल, टायर उद्योग बल्लभगढ़ में पाए जाते हैं। गुडईयर के इंजीनियर उद्योग पर हल्का इंजीनियर अंबाला में है। और रेफ्रिजरेटर उद्योग, कृषि उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, कृषि के जितने भी यंत्र लिए जाए वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, फरीदाबाद में है। गुरुग्राम में को क्या कहा जाता है, देखो फरीदाबाद को हरियाणा का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। गुरुग्राम को औद्योगिक विहार कहा जाता है। कार उद्योग हो गया। सोहना कार रैली का आयोजन भी यहीं पे किया गया था। औषधि आयुर्वेद जड़ी बूटी आभूषण पार्क कहाँ पे था, ये गढ़ी में था। और चीनी मिट्टी के बर्तन भी कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुरुग्राम में ही पाई जाती है। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं प्रसिद्ध उद्योग कौन सी हैं। पित्तल बर्तन, वो तो थे लघु उद्योग। ठीक है, पित्तल बर्तन उद्योग रेवाड़ी में है। पित्तल नगरी भी इसको बोला जाता है। छोटी पित्तल नगरी आपकी जगाधरी है। देखो, पित्तल नगरी रेवाड़ी है और छोटी पित्तल नगरी आपकी जगाधरी है। ठीक है, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी आपकी हिसार है। इस्पात नगरी, और इस्पात नगरी भी कौन है, आपकी हिसार है। लिबर्टी कहाँ पे पाया जाता है, आपका करनाल में। उन्नी वस्त्र उद्योग हिसार और पानीपत दोनों जगह पाए जाते हैं। इंजीनियर उद्योग फरीदाबाद में है। हल्के उद्योग आए हैं इंजीनियर
के सारे उद्योग जो टेक्नोलॉजी से हैं, यांत्रिकी उद्योग है ना, जो यंत्र रिलेटेड है, कृषि के यंत्र है, सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके फरीदाबाद में। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा? अम्बाला में। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हरियाणा के प्रसिद्ध सांग और सांगी। ठीक है, सांग परंपरा की शुरुआत किशनलाल भट्ट ने की थी। ये यूपी मेरठ से थे। सांगा के पिता माने जाते हैं। इसके समय में हरियाणा में सांग आ गया था। ठीक है, सांगों के पिता कौन थे? आपके किशनलाल भट्ट। दीपचंद बैमन ने सांग को हरियाणा में स्टार्ट किया था, प्रसिद्ध किया था। ये दीपचंद बैमन सोनीपत के थे। हरियाणा ने संगीत को स्टार्ट करने वाला कौन था? दीपचंद बैमन। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कौन है? दीपचंद बैमन। ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मीचंद को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर दीपचंद बैमन ना हो तो लक्ष्मीचंद को भी आप लगा सकते हो। ठीक है, लक्ष्मीचंद कौन था? सोनीपत जाट्टी कला गांव से है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि लक्ष्मीचंद का संबंध कहाँ से है? तो जाट्टी कला गांव से है, सोनीपत में। लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि भी कहा जाता है और ये अनपढ़ थे। और लक्ष्मीचंद के दिमाग पर भी शोध किया गया है। मानसिक लक्ष्मीचंद के गुरु थे। फिर आता है अहमद बख्श थानेसरी। अहमद बख्श थानेसरी थानेसर थे, बस इतना ही याद रख लेना। इन्होंने रामायण लिखी थी। ठीक है, नेताराम शीला सेठानी रचना की थी। मांगेराम ने कृष्ण लीला संबंधी साग लिखे थे। दुष्यंत शकुंतला संबंधी साग किसने लिखे थे? मांगेराम ने लिखे थे। फिर बात करते हैं कि हरियाणा का सिनेमा जगत। हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म कौन सी थी? हरियाणा की पहली फिल्म आपकी धरती थी, 1968 में आई थी। हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में आई थी। ठीक है, वीर सेरा 1974 में, वीर घटोत्कच 1974 में आई थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म मतलब हिट फिल्म कौन सी थी? बहू रानी। ठीक है, और सुपर हिट फिल्म कौन सी थी आपकी? चंद्रावल। पहली सफल फिल्म 1983 में आई और फिर सुपर हिट फिल्म कौन सी आई थी? 84 में आई थी। ठीक है, कौन सी? चंद्रावल। देवी शंकर प्रभाकर इसके डायरेक्टर थे, जो सबसे सफल डायरेक्टर थे। जगत जाखड़ एक्टर थे इसमें। और प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां कौन सी हैं? सुनील दत्त वेद गांधी यमुनानगर से थे। ओमपुरी जूही चावला परिणीति चोपड़ा अंबाला से हैं। जोहराबाई अंबाला से है, जो कि गजल गायिका है। सोनू निगम ऋचा शर्मा फरीदाबाद से हैं। यशपाल शर्मा हिसार अभिनय जो कि एक्टर हैं। मल्लिका सहरावत रोहतक के हिसार से है। मोनिका सोनी रेवाड़ी से है। और रेवाड़ी की लता मंगेशकर भी इसको कहा जाता है। तो रेवाड़ी की लता मंगेशकर एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कौन थी? मोनिका सोनी। रोहतक से रणदीप सिंह हुड्डा, मनोज कुमार, सुभाष गई, सपना चौधरी और जसविंदर ररूला भी आपके कहाँ से हैं? ये रोहतक से। क्लियर। फिर आता है 23 कौशिक आपके महेंद्रगढ़ से हैं। जगत जाखड़ झज्जर से हैं। अनूप लाठर आपके करनाल से हैं। दरिया सिंह मल्लिक पानीपत से हैं। चंद्रावल में जिसने खुंडा का रोल किया था, खुंडा कौन थे? वो दरिया सिंह मल्लिक है। ठीक है, मुंशी राम जोगी भिवानी सारंगी वादक हैं ये, मुंशी राम जोगी। और सुनील ग्रोवर कहाँ से हैं? सिरसा से। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है कि सारंगी वादक कौन थे? ये थे मुंशी राम जोगी। और कहाँ से थे ये? भिवानी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे कौन से। ये 19वां टॉपिक चल रहा है हमारा। देखिए, कपाल मोचन बिलासपुर यमुनानगर में है हमारा। बिलासपुर यमुनानगर में 1987 में गुरु गोविंद में डेरा डाला था ये, यहाँ पे कपाल मोचन में 52 दिन यहाँ पर बिताए थे और अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ पर धोए थे। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। फिर लाखन माजरा रोहतक में है और ये तेग बहादुर से संबंधित है। ये 13 दिन का समय यहाँ पर बिताया था। जब हमारे तेग बहादुर सिंह शहीदी देने जा रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने 13 दिन समय बिताया था। देखो, सोच के ही कितना हैरानी हो रही है कि बस कुछ कह नहीं सकते। धमतान साहिब कहाँ पे है? जींद नरवाना में है। तेग बहादुर से ही ये संबंधित है। गुरुद्वारा नीम साहिब आपका कैथल में है। मंजी साहिब अंबाला में है। श्री मंजी साहिब कैथल में। अब देखो, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मंजी साहिब अंबाला में भी और कैथल में। श्री मंजी साहिब तो कैथल में है और मंजी साहिब आपका अंबाला में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में। फिर आगे गुरुद्वारा लग जाए ना, देखो मंजी साहिब अकेला आ जाए अंबाला में, श्री मंजी साहिब कैथल में है। ठीक है, ओके। अगर आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाए तो क्या है? आपका रोहतक में। ठीक है, नाड़ा साहिब पंचकुला में है।
ओके। राजघाट देखो, नाडा साहिब में तो बहुत सारे बच्चे रुके थे जब आपके HSSC के एग्जाम हुए थे, आपकी डीवी हुई थी, तो जितने भी एग्जाम हुए, तो यहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। बहुत अच्छी सुविधाएं है यहाँ पे, खाने पीने की अच्छी सुविधा, रहने का अच्छा है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। फिर आता है छठी पातशाही। ओके जी, राजघाट गुरुद्वारा पता है कहाँ पे है? जब आप जाते हो ना पीपली से यूनिवर्सिटी की साइड में, तो एक साइड आपका ये सन्निहित तीर्थ आ जाता है, और एक साइड आपका ये आपका रोड के ऊपर ही है, ये है आपका राजघाट गुरुद्वारा। फिर छठी पातशाही है सन्निहित तीर्थ के पास में ही है, आस पास में ही है सारे। राजघाट गुरुद्वारा भी वही है। 9वीं पातशाही आपके महादेव मंदिर के पास है, और महादेव मंदिर के पास जिंदल पार्क भी है, और आपका 2 चीजें और हैं जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आई हुई है। एक है जिंदल पार्क के बैक साइड में आपका महादेव मंदिर है, और उसके पास में 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है, और जिंदल पार्क के सामने वो मंदिर है, भद्रकाली मंदिर। फिर टोपो वाला गुरुद्वारा कहाँ पे? कैथल में है। यहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब इकट्ठा पढ़ा जाता है। हिंदू सिखों के लिए ये प्रसिद्ध माना गया है। देखिए, अब हम बात करते हैं हरियाणा की प्रसिद्ध योजनाएं कौन सी है। यहाँ से भी देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसीलिए मैं सारे इकट्ठे ही करवा रही हूँ। तो आपको पता है कि योजनाओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देखिए, संसद ग्राम आदर्श योजना, इसमें पता क्या होता है? 10/11/2014 को स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे हुड्डा सरकार ने आते ही आतंक बचा दिया था योजनाओं का। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया था? भैया कोई भी सांसद है, किसी भी एक गांव को गोद लो और उसका प्रोग्रेस करो। ठीक है, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 को, देखो 2014 में ही आते ही। ठीक है, अभी 10वां महीना अक्टूबर में आए थे, अक्टूबर में ही स्टार्ट हो गए थे। देखो, ग्राम संसद ग्राम आदर्श योजना मोदी जी आते ही स्टार्ट हो गई थी 2014 में। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 में। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 में। सीएम वेब पोर्टल जहां पे आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हो, 25 दिसंबर 2014 में ये स्टार्ट हुई थी। ई पेंशन योजना 8 जनवरी 2015 में। अब 15 दिसंबर के बाद 15 आ गया, तो 15 में ये स्टार्ट हो गई थी। गर्वित ग्रामीण विकास योजना और हरियाणा की नई खेल नीति कब स्टार्ट हुई थी? 12 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या खाता समृद्धि योजना, ये 22 जनवरी 2015 को दोनों इकट्ठे ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये पानीपत से ही शुरू हुई थी। नई आबकारी नीति 4 मार्च 2015 को शुरू हुई थी। आपकी बेटी हमारी बेटी, देखो ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी को स्टार्ट हो गया। बेटी भी बचा लो, बेटी को पढ़ा भी लो। और सुकन्या खाता समृद्धि योजना भी, अब खाता भी खुलवा दिया बेटी का, लेकिन अब खाते में कुछ चाहिए भी, कुछ दोगे तभी तो खाते में आएगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, 8 मार्च 2015 को बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी, और सरकार जो है बेटियों के नाम पे कुछ देती है, कुछ ना कुछ जब पूंजी देती है, ये मुझे ध्यान नहीं है कि कितना देती है। ठीक है, जो कि आप 18 साल की उम्र के बाद निकाल के अपनी बेटी पे लगा सकते हो। गौ संरक्षण अधिनियम 16 मार्च 2015 को। फिर इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी। ठीक है, फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 12 अप्रैल 2015 को। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस योजना 24 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी। केएमपी जिसको हम बोलते हैं, केएमपी जो है 135 किलोमीटर सड़क है, 45 में निर्माण हुआ था। पहले चौधरी देवीलाल एक्सप्रेस वे इसको बोला जाता था, लेकिन अब उसको केएमपी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो भैया टेक्नोलॉजी शुरू कर दी। ई दिशा, ई स्टाम्प, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण योजना, बायोमेट्रिक, ये कब शुरू हुई थी? 2 मई 2015 को। इसके बाद 2 मई 2015 के बाद कोई भी स्कूलों में कोई लेट टीचर नहीं जा सकता है, कोई किसी की अटेंडेंस नहीं लगा सकता है। खुद जाओ, खुद तभी अटेंडेंस लगेगी, अंगूठा रख के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, और आते हो तब भी आपको अंगूठा रख के ही बाहर आना पड़ेगा, कि आप कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ई दिशा, ई स्टाम्प, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण और बायोमेट्रिक, सभी शायद इनको पहले से ही भाप था कि कोरोना आएगा और सब कुछ ऑनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने 2 मई 2015 को स्टार्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब जीवन ज्योति, ज्योति के नाम से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जिंदगी में उजाला आएगा? बिल्कुल भी नहीं। सौर ऊर्जा से संबंधित है ये, इन्होंने 8 मई 2015 को स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
21 जून 2015 को लागू हुई थी। बाबा रामदेव ने, बाबा रामदेव कहाँ के हैं? महेंद्रगढ़ के हैं। 2019 में 5वां योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, तारी पेंशन तारी पास। अब बूढ़े आदमियों के पास, बेचारों के पास पेंशन तो आती है उनके नाम पे, आज भी उनके पास नहीं रहती है। चाहे आप बैंक कुछ भी बना लो, तो सरकार ने थोड़ी सी पहल की कि तुम्हारी पेंशन तुम्हारे बिना कोई नहीं लेके जा सकता। ठीक है, 4 अगस्त 2015 को ये लागू की गई थी। महिला पुलिस थाने 29 अगस्त 2015 को, उस दिन 2015 में 29 अगस्त को रक्षाबंधन थी, और उस दिन महिला पुलिस थाने पंचकुला से हुई रक्षाबंधन के दिन स्टार्ट हुई थी। म्हारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुई थी। ये बिजली से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान उन बच्चों के लिए जो खो गए हैं, जो बच्चे खो गए हैं, उन बच्चों की तलाश के लिए एक योजना बनाई गई थी, ताकि वो अपने माता पिता से मिल सके और उनकी मुस्कान वापस आ सके। 1 जुलाई 2015 को फसल बीमा योजना 11 दिसंबर 2016 को, जय जवान आवास योजना 2 जून 2016 को, सक्षम योजना 8 जनवरी 2017 को लागू हुई थी, और तरुण योजना 30 जनवरी 2017 को। देखो, तरुण योजना क्या है? जो वर्ग 5000 वर्ष से बड़े हैं उनको पेंशन दी जाएगी, और वो पेंशन कहाँ पे जाएगी? पंचायत में। ठीक है, हरियाणा के विश्वविद्यालय देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, कुलपति, ये यूनिवर्सिटी जो होती है उनका चेयरमैन राज्यपाल ही होता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बनकर तैयार हुआ था। उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद द्वारा हुआ था। संस्कृत विभाग सबसे पहले शुरुआत हुई थी। ठीक है, मिर्जापुर गांव इसके साथ है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार में है। प्रधानमंत्री लोकसभा कभी नहीं गई। ये क्या लिख दिया? चावल पर शोध किया हुआ था इसमें 1970 में। अच्छा देखो, चौधरी चरण सिंह जो थे लोकसभा में कभी नहीं गए थे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार में है, और ये इस विश्वविद्यालय में चावल पर शोध किया गया था, और 1970 में चावल पर शोध किया था। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में बनकर तैयार हुआ था, ये रोहतक में है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी सोनीपत मुरथल में है, 1987 में बनकर तैयार हुई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी की 1995 में बनकर तैयार हुई थी, हिसार में है। बिश्नोई जाति इस विष्णु भगवान का अवतार मानती है। गुरु जम्बेश्वर को क्या मानती है? विष्णु भगवान को अवतार मानती है। इसका उद्घाटन किसने किया था? भजन लाल ने किया था। देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है, 2003 में बनकर तैयार हुई थी। उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1989 में देवीलाल उप प्रधानमंत्री भी रही हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। अच्छा देखो, लाइट की प्रॉब्लम आएगी, लाइट चली गई है। फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में है, सोनीपत में है। यह उत्तर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। मेडिकल स्टूडेंट मानुषी छिल्लर 2016 में बालिका वर्ष मनाया गया था 2016 को। और मानुषी छिल्लर कौन थी? आप मुझे कमेंट करके बताना कि मानुषी छिल्लर कौन थी। ओके, भगवत दयाल शर्मा 2008 में बनकर तैयार हुआ था, ये रोहतक में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली महेंद्रगढ़ में है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, ओपी जिंदल ग्लोबल सोनीपत में है, और YMCA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। इसका पूरा नाम क्या है? जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी वर्तमान नाम है इसका। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार में है, जो कि पशुओं पर है, 2010 में बनकर तैयार हुआ था। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी 2013 में मीरपुर रेवाड़ी में है, और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में भिवानी में बनकर तैयार हुई है। और ये थे आपके इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं महाभारत से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का संकलन किया था, लेखन कार्य गणेश जी ने किया था। बोला किसने था? वेदव्यास ने। और लिखा किसने था? गणेश जी ने। सरस्वती नदी के किनारे महाभारत पर्वों में बट गई थी। महाभारत को कितने पर्वों में बांट दिया था? 18 पर्वों में बांट दिया था। इसमें इसको क्या कहा गया है? 5वां वेद भी कहा गया है, क्योंकि अब तक हमारे 4 वेद हैं, और 5वां वेद किसको कहा गया है? महाभारत को। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है, जिसमें 8800 श्लोक थे। ठीक है, जब 8800 श्लोक थे तब महाभारत का पुराना नाम क्या था आपका? जय संहिता। वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं,
तो इसका नाम क्या पड़ गया है, महाभारत। ठीक है, भीष्म पर्व में भगवत गीता का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से पर्व में, 18 पर्व है ना, तो कौन से पर्व में भगवत गीता का वर्णन किया गया है, भीष्म पर्व में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भगवत गीता का संकलन शंकराचार्य ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद, वैसे किसने किया है, वेदव्यास ने किया है, और स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसने किया है, शंकराचार्य ने किया है। यह युद्ध 900 वर्ष पूर्व लड़ा गया था। जो युद्ध लड़ा गया था वो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। पांडवों की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ थी, और कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। कौरव कितने थे, 100, और पांडव कितने थे, 5। सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण भगवान थे। यहाँ पे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष मिलाया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि उन्होंने, वो कुछ जुए में हार गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको 12 वर्ष, अगर हार गए तो 12 वर्ष वनवास मिलेगा और 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष आपको झेलना पड़ेगा। और अज्ञात वर्ष क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे 1 वर्ष में पहचाने गए कहीं पर भी, तो आपको वापिस 12 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कहाँ गए थे, कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए थे। ठीक है, नारायणी सेना और स्वयं कृष्ण स्वयं लड़ेगा बिना अस्त्र उठाए। इन्होंने बोला था कि कृष्ण, दोनों ही अर्जुन और दुर्योधन जब कृष्ण के पास गए तो अर्जुन ने कहा कि एक तरफ मैं अकेला हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो और कृष्ण ने कहा कि मैं लड़ूंगा और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुछ भी मतलब हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को मांग लिया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। द्रोणाचार्य जो है कौरवों की तरफ थे। सबसे पहले भीष्म पितामह ने कौरवों का नेतृत्व किया था और गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश किसके ऊपर दिया था, देखो इन्होंने नहीं दिया था, ये टॉपिक है अलग अलग। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे पहले कौरवों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, भीष्म पितामह ने दिया था। और गीता का उपदेश भी किसने दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, और उसका बल किसके ऊपर था, कर्म के ऊपर बल था। ठीक है, पार्थ, अर्जुन और माधव श्री कृष्ण थे। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण के बीच संवाद हुआ था। तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आया हुआ है कि भगवत गीता में किस किस के बीच में संवाद हुआ था, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में। हनुमान जी की पूजा श्री कृष्ण, अर्जुन ने, उसके रथ पर ध्वज था। तो ये पता चल रहा है कि हनुमान जी की पूजा करते थे अर्जुन जी। और ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रामायण जो है ना वो महाभारत से पहले थी, क्योंकि हनुमान किस में थे, रामायण में थे। ठीक है, तो ये अर्जुन की जो रथ था उसके ऊपर हनुमान की पताका लहरा रही थी। तो यहाँ से इसको, अर्जुन को क्या भी कहा जाता है, कपिध्वज भी कहा जाता है, इसीलिए अर्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया गया था। भगवान शिव ने अर्जुन को क्या दिया था, पशुपात अस्त्र दिया था। महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था, संजय ने सुनाया था। 18 दिन तक युद्ध चला था और 13वें दिन कौन मारा गया था, अभिमन्यु 13वें दिन मारा गया था चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। ठीक है, अभिमन्यु ने, मतलब आपके चक्रव्यूह में वो फंस गया था, उसने लास्ट वाले चक्रव्यूह में इस तरीके से फंस गया था, वो निकल नहीं पाया था। ठीक है, द्रोणाचार्य ने, किसने रचा था, चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने रखा था। तभी तो कहते हैं ना, चक्रव्यूह अपने ही रचते हैं, दूसरों की, बेगानों की औकात नहीं कि अपनों के लिए चक्रव्यूह रख दे। ठीक है, चक्रव्यूह जो है ना, अपनों से भी बच के रहना चाहिए। जिंदगी में बड़े सोच समझ के चलोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। बुरा मत करो किसी का, लेकिन खुद भी अलर्ट रहो। ऐसे ही बेवकूफी में जिंदगी अगर जियोगे ना, ऐसे तुमने सोच लिया, सब कुछ रख दिया, सब कुछ दूसरों के कंधों पे, नहीं, खुद करोगे तभी काम आएगा। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो अंदर तो चला गया था चक्रव्यूह में, लेकिन उसको बाहर नहीं आया गया। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ठीक है, मैं जानती नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अनजान नहीं हूँ आप लोगों से। फिर कभी एग्जाम पास हो जाए एक बार आप लोगों का। अमीन गांव कुरुक्षेत्र, जहां पर अभिमन्यु को मारा गया था। तो अभिमन्यु कहाँ पे मारा गया था, अमीन गांव में। ओके, वर्तमान में इसका नाम अब अभिमन्युपुर रख दिया गया है। पांडवों ने युद्ध जीता था, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा था। ठीक है, और एक एलिफेंट का नाम भी क्या था, अश्वत्थामा था। ठीक है, युधिष्ठिर ने सुना हाथी भी था। तो ये क्या कहता है, यहाँ से द्रोणाचार्य
को तोड़ने का एक मतलब, एक तरफ क्या होता है कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, कौरव जीतने वाले होते हैं और द्रोणाचार्य अगर नहीं मारा जाता तो फिर कौरव कभी भी नहीं हारते। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा कि एक अफरा तफरी फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा वो हाथी मारा गया था, उसका बेटा नहीं मारा गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया और युधिष्ठिर से ही क्या कहलवा दिया कि ये आप जो कहोगे ना वो आप ही कहोगे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने कहा कि वो ये बात झूठ भी नहीं है क्योंकि वो हाथी का नाम भी था। तो द्रोणाचार्य ने क्या सोचा कि अश्वत्थामा मेरा बेटा मारा गया, और वो आकर के अबला, वो कहते हैं ना कि आप अफरा तफरी में एक तरफ से जोश में और गुस्से में आके कोई भी काम करते हो तो गलत ही करते हो। तो उस टाइम पे द्रोणाचार्य मारा गया था। ठीक है, फिर कर्ण कौन था, कुंती का बेटा था। कर्ण का टीला कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है। गोकर्ण का तालाब कहाँ पे है, रोहतक में। और कर्ण झील कहाँ पे है, करनाल में। कर्ण का टीला कहाँ पे है, टीला नहीं ये बोलते ना, वही बात फिर कुरुक्षेत्र में आती है तो मुझे याद आ जाती है। कर्ण का टीला पता कैसा है, आगे से तो एक, अभी तो एक महल सा है, जैसे राजा महाराजाओं का महल होता है ना, वहां पे टिकट लगती है, थोड़े रुपए की लगती है, 30-35 रुपए की। तो उसमें अगर जाओगे ना तो अंदर तो एक है भी, आप देखोगे कि महल है राजाओं का, और पीछे एक बहुत बड़ा टीला है, मतलब आप लगा लो कि 10-15 किले हैं, और वो टीले टाइप ही है। तो वही है आपका कर्ण का टीला, और यही है कर्ण का टीला। फिर कर्ण के टीले के पास में आपका, जिसको बोलते हैं ना ताजमहल की नकल है, वो क्या था अब मुझे बताना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। वो था शेख चिल्ली का मकबरा। कर्ण का टीला एक तरफ, दूसरी तरफ शेख चिल्ली का मकबरा, फिर आता है महादेव मंदिर, फिर आपका वो दरगाह, वो गुरुद्वारा आता है एक, और फिर आता है जिंदल पार्क, और जिंदल पार्क के सामने है आपका भद्रकाली मंदिर। और फिर भद्रकाली मंदिर से आप जाते हो ना, रेलवे स्टेशन के पास से उस साइड जाते हो, तो मार्केट से निकल के फिर आता है आपका राजघाट गुरुद्वारा। फिर राजघाट गुरुद्वारे से साइड में निकल जाते हो तो सन्निहित सरोवर आ जाता है। सन्निहित सरोवर से आप जाओगे तो आपका ब्रह्म सरोवर आ जाएगा। ब्रह्म सरोवर पे आपका श्री कृष्ण संग्रहालय, ये सन्निहित सरोवर के साइड से निकलोगे तो कृष्ण संग्रहालय आ जाएगा। फिर ब्रह्म सरोवर पे आपके ये बिरला मंदिर आ जाएंगे। बिरला मंदिर से जाते हुए यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो देख लिया ना, पूरा कुरुक्षेत्र दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, गौकर्ण देखो, कर्ण आ जाए अकेला, कर्ण का किला या कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र, गौकर्ण तालाब रोहतक, कर्ण झील करनाल। श्रेष्ठ पुत्र पांडवों का कौन था, प्रज्योत। पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, युधिष्ठिर। ठीक है, फिर आता है परीक्षित, अभिमन्यु, अर्जुन। अर्जुन का बेटा कौन था, अभिमन्यु, और अभिमन्यु का बेटा कौन था, परीक्षित। और परीक्षित को किसने काटा था, सांप ने काटा था। ठीक है, बस ये कहानी थी आपकी महाभारत की, जो कि इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने सारी बता दी है। फिर आते हैं हरियाणा के ऋषि मुनि कि इंपॉर्टेंट ऋषि मुनि कौन कौन से थे। देखो, चमन ऋषि ढोसी की पहाड़ी में रहते हैं, और ढोसी की पहाड़ी कहाँ है, महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, चौनप्रास इन्हीं के नाम से बनता है। पिपलाद ऋषि बागोत आश्रम में है, और बागोत का जो मेला भी लगता है वह कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। कपिल मुनि कलायत, कलायत कहाँ पे है, कैथल में। जमदाग्नि राखीगढ़ी में है, राखीगढ़ी कहाँ पे है, हिसार में। विश्वामित्र पहेवा में, और पहेवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और पहेवा में घोड़ों का व्यापार होता था राजा मिहिर भोज के समय में। ठीक है, गुरु वशिष्ठ कहाँ पे थे, पहेवा में। पहेवा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। मार्कंडे मार्कंडा में, और मार्कंडा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। परशुराम रामसराय हिंद में, ये कहाँ पे है, जींद में। ठीक है, विष्णु के 8वें अवतार थे परशुराम। ठीक है, इनकी जयंती मनाई जाती है 18 अप्रैल को, इनकी जयंती मनाई जाती है। दुर्वासा ऋषि दुब्बलधन माजरा कहाँ पे है आपका, झज्जर में। व्यास ऋषि जो थे आपके वनसथली से, और वनसथली कहाँ पे है आपकी, कुरुक्षेत्र में। ओके, अब हम करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध मेले। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार बने हैं। कैथल में कौन सा मेला लगता है, फल्गु का मेला, HSSC ने फरल गांव में बोला है। ठीक है, पुंडरिक का मेला और वामन द्वादशी का मेला कहाँ पे लगता है, कैथल में लगता है। और वामन द्वादशी का मेला अंबाला में भी लगता है। ठीक है, अंबाला में वामन द्वादशी का मेला लगता है। ऑप्शन में अगर अंबाला हो तो अंबाला लगा देंगे, कैथल हो तो कैथल लगा देंगे। शिव चौदस का मेला, तीज का मेला और दुर्गा अष्टमी का मेला अंबाला में लगता है। करनाल में घड़ियों का मेला,
गोगा नवमी का मेला और बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ पे लगता है आपका? करनाल में। पंचकुला में काली माई का मेला पंचकुला में लगता है। यमुनानगर में कपाल मोचन का मेला गुरु गोविंद सिंह से संबंध कपाल मोचन से लगता है। गुरु गोविंद 52 दिन तक रहे थे यहाँ पे। कपाल मोचन गुरुद्वारे में लगता है ये। तो कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे है आपका? यमुनानगर में है। ठीक है। अच्छा, पानीपत में कलंदर की मजार का मेला लगता है पानीपत में। ठीक है। सोनीपत में सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। डेरा बाबा नगनाथ बाबा बालकनाथ और नवरात्रि का मेला सोनीपत में लगता है। फिर आते हैं कुरुक्षेत्र में पेहवा का मेला सोमवती अमावस को लगता है, जो पितरों के लिए माना गया है। महावीर जयंती उत्सव मेला, सूर्य ग्रहण मेला और बैसाखी मेला 13 अप्रैल को लगता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है। फतेहाबाद में डिगसरा का मेला मानसा सागर से संबंधित है। ये डिगसरा मेला फतेहाबाद में लगता है ये। सिरसा में डेरा बाबा भूमण शाह जी का मेला लगता है। राधा स्वामी जी का मेला लगता है और रामदेव जी का मेला भी कहाँ पे लगता है आपका? सिरसा गांव में लगता है। हिसार में भगवान शिव का मेला, जन्माष्टमी मेला, अग्रसेन जयंती, दादी गौरी का मेला और हनुमान जी का मेला कहाँ पे लगता है आपका? हिसार में लगता है। ठीक है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला, कुनवा मेला, फूलडोर का मेला और बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। ठीक है। आपका गुरुग्राम में शीतला माता का मेला, भक्त पूर्णिमा का मेला और बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम में लगता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट मेला। अच्छा, कुछ और रह गए हैं, देख लीजिएगा। रोहतक में लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला, आपका रोहतक में लगता है। दशहरा का उत्सव भी कब मनाया जाता है आपका? रोहतक में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, रेवाड़ी में बसंत पंचमी का मेला लगता है, बीर बाबा का मेला लगता है और सूरजगिरी का महाराज का मेला लगता है। ठीक है। महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ी का मेला लगता है, बाबा केसरिया का मेला लगता है, हनुमान जी का मेला लगता है और बागोद का मेला भी लगता है महेंद्रगढ़ में। झज्जर में माता भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है और श्री श्याम जी का मेला लगता है दुबलधन में। भिवानी में बाबा खोड़े वाले का मेला लगता है, बाबा मूंगीपा का पूर्णिमासी खोड़े बाबा की और मेवात में भगवान शिव का मेला लगता है। ठीक है। ओके। तोसाम की बिरादरी पृथ्वीराज की कचहरी किसको कहा गया है? तोसाम की बिरादरी और परशुराम की कचहरी किसको कहा गया है? आप बताओ मुझे ऑप्शन में। मुझे याद आ गया, लेकिन आप बताओ मुझे ऑप्शन में बताना है कि इसके ये तोसाम की बिरादरी और परशुराम पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पे लगती थी? दिख भी रहा है आपको? चलिए, ये थे आपके इम्पोर्टेंट मेले, जहाँ पे देखिए इनकी कोई ट्रिक नहीं है। अब मैं क्या ट्रिक बनाऊं आप लोगों के लिए? ठीक है। जहाँ ट्रिक थी ना मैंने बता दी, अब ये तो याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हैं जो याद ही रखनी पड़ेंगी। फिर देखिए आता है कि हरियाणा की प्रसिद्ध वस्तुएं देखिए, पचरंगा अचार पानीपत से, सूखी सब्जियां पानीपत से, लौकी घिया यमुनानगर से, ये HSSC ने पूछ रखा है। रेवड़ी रोहतक की, गज्जक रोहतक की, घेवर जींद का, समोसा अंबाला का, जलेबी गोहाना की, पीर जमाल की दरगाह सोनीपत की, परांठे मुरथल के और सोनीपत ऑप्शन में ना हो तो जगाधरी में है परांठे। ठीक है। शराब जगाधरी में ही है। ठीक है। जगाधरी ना हो तो सोनीपत। ठीक है। पेड़ा हंसी के और बारूद कागज यमुनानगर के। क्लियर? एक बार फिर रिपीट करा दूं। पचरंगा अचार पानीपत में, सूखी सब्जियां पानीपत में, लौकी घिया यमुनानगर में, रेवड़ी गज्जक रोहतक की, घेवर जींद का, समोसा अंबाला, जलेबी गोहाना, पीर मजाल की दरगाह सोनीपत, परांठे मुरथल, शराब जगाधरी, पेड़ा हांसी बारूद कागज यमुनानगर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनके उपनाम क्या क्या है और कुछ जगह हैं जहाँ के आपके उपनाम के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जॉन मिल्टन दयामन मायना को कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा का रॉबिन हुड हरफुल सिंह जाट जुलानी को कहा जाता है। लोहारू से है ये। हरियाणा का रॉबिन हुड हरफुल सिंह जाट जुलानी। चाणक्य चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। एक बात बताऊं भजन लाल की, कि एक बार ये चौधरी देवीलाल और भजन लाल थे। ठीक है। उस टाइम पे वो होते हैं चुनाव होते हैं। ठीक है ना। चुनाव के टाइम पे देवीलाल बन जाता है, मतलब वोटों के हिसाब से देवीलाल बन जाता है मुख्यमंत्री। ठीक है। तो भाई हरियाणा वाले बड़ा इंजॉय कर लेते हैं कि ज्यादा ही खुशी में आ जाते हैं एकदम से। ठीक है।
तो देवीलाल कहाँ चला जाता है आपका, वहाँ पे पार्टी बनाने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो चौधरी भजनलाल क्या करता है, उस टाइम पे जो मुख्य वो थी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की सिफारिश से राज्यपाल के पास जाते हैं और राज्यपाल ही हरि मुख्यमंत्री को स्थापना वो देता है, क्या देते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो रातों रात भजनलाल ने सिफारिश करके और राज्यपाल के से अपने आप को शपथ दिला दी। उधर देवीलाल देख रहा है कि कल हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सुबह रेडियो में सुनाई दिया कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी भजनलाल। तब उन्होंने पता चला कि ये कैसे हो गया, तो इसलिए कहा जाता है कि राजनीति का चाणक्य कौन था, चौधरी भजनलाल था। ठीक है, हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु इनका रहा है बिश्नोई रतन। ठीक है, हादिये हरियाणा शाह मोहम्मद तुर्क को कहा गया है। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा है। राज्य कवि रूबई कवि उदय भानु हंस को कहा गया है। ठीक है, ये पंडित नेकीराम केलंगा भिवानी से बिलोंग करते हैं। मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसने कहा था, नेकीराम शर्मा ने कहा था। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को कहा गया है। रहबरे आजमा सर छोटूराम को कहा गया है, सर छोटूराम को दिया गया है रहबरे आजमा का नाम। गांधी की आंधी ऐसे योग आंदोलन को कहा गया है। राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी, सर छोटूराम को दी गई थी। गांधी आश्रम पलवल 10 अप्रैल 1919 में कब वो अरेस्ट हुए थे ना गांधी जी, तो पलवल से ही अरेस्ट हुई थी। रूबई सम्राट उदयभान हंस को कहा गया है। जाटों का प्लूटो या अफलाटून सूरजमल को कहा गया है। सतनामी विद्रोह जाट विद्रोह औरंगजेब को कहा गया है। कालिदास कौन थे, दीपचंद बहमन थे। शेक्सपियर लक्ष्मीचंद थे, और दीपचंद दोनों को ही कहा गया है शेक्सपियर। सूर्य कवि या तानसेन राज कवि पंडित लक्ष्मीचंद को कहा गया है। पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर शोध भी किया गया है। ठीक है, तो सूर्य कवि या फिर तानसेन लगा लीजिए, या राज्य कवि लगा लीजिए, राज कवि लगा लीजिए, कौन थे, पंडित लक्ष्मीचंद थे। इनके दिमाग के ऊपर भी शोध किया गया था, ये अनपढ़ थे। सांग परंपरा का जनक किशनलाल भट्ट ने किया था। हरियाणा का किशोर मणि कवि पंडित मांगेराम थे। वीरभूमि रेवाड़ी थी। हरियाणा वीरभूमि कौन है, रेवाड़ी, और शहीद भूमि कौन है, झज्जर, शहीदों का घर जिसको बोला है झज्जर को। हरियाणा का सरस्वती पुत्र कौन है, राजेंद्र खरकिया। सवर सम्राट पंडित जसराम सिंह। खादी के अब हम करेंगे हरियाणा में प्रथम। पहली विधानसभा सदस्य थी चंद्रावती। पहली विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी। हरियाणा से चुनी हुई प्रथम विधानसभा सदस्य स्नेहलता, जो कि हिसार से बिलोंग करती है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिसका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। कोलंबिया में इनकी मृत्यु हुई थी। पहली पर्वतारोही रेवाड़ी से थी, 2 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, उसको पद्मश्री उपाधि दी गई थी। पहली मुख्यमंत्री जो किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्य की, मतलब सुचित्रा कल्पनानी थी पहली मुख्यमंत्री, जो हरियाणा की थी, अंबाला से जिले से बिलोंग करती है, लेकिन यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, पहली फिल्म धरती है 1968 में बनी थी, और सिनेमा में चलने वाली पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी थी। ठीक है, पहला सांग शीला सेठानी था। सफल मतलब हिट जो मूवी थी बहुरानी, और हिट सफलतम सुपर हिट मूवी थी चंद्रावली। राष्ट्रीय पुरस्कार पहली फिल्म लाडो को मिला था 2000 में। विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह थे। आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी 1880 में आई थी। आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी 1880 में आई थी, और कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में आई थी। भारत में कांग्रेस की जो शाखा थी 1885 में आई थी, लेकिन हरियाणा में 1886 अंबाला से शुरू हुई थी। और राय बहादुर सिंह मुरलीधर पलवल जिले से बिलोंग करते थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही राय बहादुर हैं। महिला सत्याग्रही चांदबाई सिरसा से बिलोंग करती है। प्रथम यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र 1956 में ओपन की गई थी। राजेंद्र सिंह प्रसाद ने इनका उद्घाटन किया था। संस्कृत विभाग जो है पहला विभाग स्टार्ट हुआ था। हिसार में 1 नवंबर 2002 को दूरदर्शन केंद्र ओपन हुआ था। पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे था, हिसार, 1 नवंबर 2002 को ओपन हुआ था। पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे है,
पहला आकाशवाणी केंद्र आपका 8 मई 1976 रोहतक में ओपन हुआ था। ठीक है। कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में है। राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 1967 में, दूसरी बार लगा 77 में और तीसरी बार लगा था 91 में। ठीक है। अच्छा, प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में है, 3 जुलाई 1961 को ओपन हुआ था ये। एनसीसी अकेडमी घरौंडा करनाल में है। डिफेंस रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिनोला गांव में है। भारत और हरियाणा का पहला है ये दोनों, डिफेंस रक्षा यूनिवर्सिटी जो है बिनोला गुरुग्राम में है। प्रथम महिला उपराज्यपाल चंद्रावती है, डालावास से बिलोंग करती है। ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। हरियाणा की एकमात्र अरुणा आसफ अली महिला जिसे भारत रत्न से नवाजा गया था, और इसको क्या कहा गया है? क्वीन ऑफ, इनको हीरोइंस ऑफ 1942 भी कहा गया है। अब बात करते हैं हरियाणा में संगीत कला कब आई थी। देखिए, हरियाणा में संगीत कला 2nd सेंचुरी में आ गई थी। दूसरी शताब्दी में हरियाणा में संगीत की कला आ गई थी। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य शुद्ध यमुनानगर में मिले थे। यहाँ पे मूर्तियां मिली थी जिसमें बैलगाड़ी में बैठे 5-6 लोग बैठे हैं और हाथ में यंत्र थे, म्यूजिकल यंत्र थे, जिससे पता चलता है कि भाई हरियाणा में जो म्यूजिक तो आ गया था, लेकिन घर घर कब आया था? हर घर में जो म्यूजिक 9th सेंचुरी में आया था। अग्रोहा से ये ईंटें मिली थी जिसके ऊपर 7 स्वर अंकित थे जो शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। और अग्रोहा से मृदु भांड भी मिला जहां संगीत के स्वर अंकित थे। मृदु भांड क्या होता है कि मिट्टी से बने बर्तन होते हैं जिनके ऊपर संगीत के साक्ष्य मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हर घर में जो है संगीत आ गया था 9वीं सेंचुरी में। ठीक है। मध्यकाल में प्रसिद्ध संगीत सूरदास, मध्यकाल में प्रसिद्ध संगीत किसने दिया था? सूरदास ने थे। सूरदास सिही गांव फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और दूसरे गुरु थे हरिदास। ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समय के थे। ठीक है। कलन खां, उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? कलन खां। ये रेवाड़ी जिले के गुडियाणी से संबंधित रखते हैं। हिंदू खां इनके गुरु थे, ग्वालियर घराने से संबंधित रखते हैं और इनके पुत्र थे हाफिज खां। ठीक है। अचपल दिल्ली घराने से संबंधित कुछ घराने होते हैं ये इनके संगीत के, तो ये घरानों के नाम है भैया। ठीक है। फिर आता है इसमें कुछ तराने तीनों गाते थे। सरगम, तराने, चतुराग जो है बेस्ट होता था इनका, ये तीनों ही राग गाते थे। जोहराबाई अंबाला गजल गायिका थी और पंडित जसराज पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। ये हिसार से हैं पंडित जसराज और फतेहाबाद में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली गई थी। ठीक है। अब आते हैं हरियाणा की जनगणना। हरियाणा की जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971 में हुई थी और उस वक्त 7 जिले थे। 1971 में हरियाणा के पास 7 ही जिले थे। फिर 2001 में 5वीं जनगणना हुई, तब हमारी जनसंख्या 253, 51, 462 कुल जनगणना थी। 2009% है भारत की जनगणना का। अरे भैया, ये है 2.09%। भारत की जनसंख्या का 2.09% है। सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद में है, 18 लाख उस टाइम के 2011 के अनुसार है ये सब। सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में है, 5,08,000। जनसंख्या घनत्व जो है 573 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का, 573 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व है आपका फरीदाबाद में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका सिरसा में। लिंगानुपात आपका 877 है, या फिर HSSC ने माना है कि 879। ठीक है। सबसे ज्यादा मेवात में है, लिंगानुपात 906। ठीक है। सबसे कम गुरुग्राम में है 853। ऑप्शन में ना हो तो सेम टू सेम हम सोनीपत में ही लिख सकते हैं। ऑप्शन में गुरुग्राम ना हो तो सबसे कम कहाँ पे है? सोनीपत में है। ठीक है। 10 की वृद्धि दर 19.90 है। 19 पॉइंट मतलब 10 की वृद्धि दर क्या होता है कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है, तो 19.9 या फिर लगभग 10% बढ़ी हुई है। ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, सबसे ज्यादा लोग 10 साल में कहाँ बढ़े हैं? गुरुग्राम में बढ़े हैं, और सबसे कम कहाँ बढ़े हैं? झज्जर में बढ़े हैं। साक्षरता आपकी 76.60 है, मतलब 76 या 77% है। ठीक है। पुरुष पढ़े लिखे, और पुरुष 85% पढ़े लिखे हैं, महिलाएं 66% पढ़ी लिखी हैं। पुरुष सबसे ज्यादा पुरुष रेवाड़ी के पढ़े लिखे हैं और महिलाएं गुरुग्राम की पढ़ी लिखी हैं। देखो, जितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उतने ही कम आपकी लिंगानुपात पाया गया है गुरुग्राम में। सबसे कम मेवात के हैं पढ़ी लिखी महिलाएं, लेकिन वहां पे सबसे
मतलब महिला पुरुष दोनों ही हैं यहाँ पे मेवात में, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वहां पे पाया गया है। फिर आते हैं आपके हरियाणा के मंडल। हरियाणा में 6 मंडल हैं आपके, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल, ठीक है। घर फरीका, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, एफ से फरीदाबाद और के से करनाल, ठीक है। और फरीदाबाद और करनाल लेटेस्ट बने हुए हैं, और ये जो घर है हमारा गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, ये पुराने बने हुए हैं, ठीक है। गुरुग्राम के अंडर 3 जिले आते हैं। एक तो गुरुग्राम जो जिला है ना, जो आपका मंडल बना हुआ है, वो खुद भी उसी के अंडर में आता है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ 3 जिले हैं। हिसार में 4 जिले हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। अंबाला में आपके 1 2 3 4 हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक में सबसे ज्यादा हैं, 5 जिले हैं आपके, रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। फरीदाबाद में 2-3 जिले हैं, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। करनाल में कैथल, पानीपत और कुरुक्षेत्र, ठीक है, 3 जिले। तो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही होगी। मोस्टली टॉपिक्स मैंने सारे के सारे कवर करवा दिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, हरियाणा फिल्म सेल का नाम हरियाणा फिल्म प्रोड्यूशन बोर्ड हो गया है। करनाल का सिरही गांव लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। 1923-2019 लिंगानुपात में सुधार किया गया है। देखिए 1923 लिंगानुपात हो गया है, 2019 में इनका जो लिंगानुपात था 1923 हो गया है, ठीक है। स्वच्छ दूत सफाई कर्मचारी, स्वच्छता दूत कहा गया है, सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता का दूत कहा गया है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने पहचान पत्र के लिए नया विभाग बना दिया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस रेवाड़ी में बनाया गया था, यूथ फॉर नेशंस। महाराणा, ये जो युवा दिवस बनाया गया था ये विवेकानंद के जन्मदिन पर बनाया गया था, ठीक है। यूथ आइकन ऑफ ईयर 2019 कौन थे? दुष्यंत चौटाला थे। अब हम बात करते हैं हरियाणा की नदियां। नदियों का वर्णन वामन पुराण से ही मिलता है। अपवाह तंत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है नदियों को, उत्तर प्रवाह तंत्र और दक्षिणी प्रवाह तंत्र, ठीक है। उत्तर प्रवाह तंत्र में आपकी 4 नदियां हैं। देखिए उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ फैली हुई है, और दक्षिणी प्रवाह तंत्र नीचे की तरफ। हरियाणा के मैप आप देखोगे तो नीचे की तरफ है, ठीक है। साहिबी नदी, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कृष्णा, दोहन, इंदौरी, घग्गर, यमुना। छोटी सी 5 मिनट की क्लास है आपकी। नदियां, प्रमुख नदियां हैं वहां पे, तालाब, नदियां, और ये इंपॉर्टेंट बताई है मैंने, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पे मैंने मैप में भी दिखा रखा है कि किस तरीके से कौन सी नदी कहाँ पे है, ठीक है। यहां से आपकी ट्रिक देख लिए, केडी इज जिम ट्रेनर। केडी क्या है? एक जिम ट्रेनर है। कैसे? के से कृष्णावती, डी से दोहन, और ई से आई से इंदौरी, और जिम से जी से घग्गर, और टी से टांगरी और मारकंडा, एम से मारकंडा और टांगरी, ठीक है ना, और वाई से आपका यमुनानगर। तो यहां से देखिए केडी इज जिम ट्रेनर, तो यहां से के से कृष्णावती, डी से दोहन, आई से इंदौरी, जी से घग्गर, वाई से यमुनानगरी, और एम से मारकंडा, और ट्रेनर टांगरी नदी, ठीक है। और एस से क्या है आपकी साहिबी नदी, या सरस्वती नदी आप लगा सकते हो, साहिबी नदी। तो यहां से आपके पास दक्षिणी प्रवाह तंत्र की ये सारी की सारी नदियां ये आ गई हैं आपकी उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां, ठीक है। यमुना नदी पूर्वी सीमा पर बहती है, आपकी बाउंड्री बनाती है, यूपी और हरियाणा की बाउंड्री को बनाते हुए चलती है, ठीक है। कृष्णावती, दोहन नदी, इंदौरी और साहिबी नदी ये दक्षिणतम सीमा अरावली से टच होती हैं, अरावली रेंज से निकलती हैं ये सारी की सारी। सरस्वती, घग्गर, मारकंडा और टांगरी जो है आपकी शिवालिक से टच होती है, ठीक है, शिवालिक रेंज से आई है। देखिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट नदियों के ट्रिक है ये। केडी इज ए जिम ट्रेनर। केडी क्या है? हमारा एक जिम ट्रेनर है। कृष्णावती, दोहन, टांगरी, सरस्वती, साहिबी, घग्गर, यमुनानगर, मारकंडा, यमुना नदी और टांगरी सारी हैं ये मिली जुली। अब हम बात करते हैं कि दक्षिणी सीमा में कौन सी है? कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी। और उत्तरी सीमा में कौन सी है? सरस्वती, घग्गर, मारकंडा और टांगरी, ठीक है। और दक्षिणी सीमा में है आपकी अरावली पर्वत है, और आपका उत्तरी प्रवाह तंत्र में कौन है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड बंदरपूंछ से निकलती है, ताजेवाला बैराज से हरियाणा में प्रवेश करती है। एंट्री जो है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है, या फिर हथिनी कुंड बैराज यमुनानगर पे बना हुआ है। हथिनी कुंड जो बैराज जो है कहाँ पे बना हुआ है? यमुनानगर में। ताजेवाला
पूर्वी यमुनानगर है, ताजेवाला से निकलती है पूर्वी यमुनानगर और पश्चिमी यमुनानगर। ठीक है, ये सिंचाई करती है कहाँ पे, सिंचाई करनाल, सोनीपत और रोहतक में। ये 2 नहरें हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा की यमुनानगर से कितनी नहरें निकलती है, 2 हैं, और इन्हीं के फिर पार्ट बन के निकल रही है। ताजेवाला से निकलती है पूर्वी यमुनानगर और पश्चिमी यमुनानगर। एक पूर्वी क्षेत्र को सिंचाई देती है और एक पश्चिमी क्षेत्र को सिंचाई देती है। ठीक है, ये कब से निकली है, 1879 में। ओके, खुला नाला सदा बहने वाली नदी भी कही जाती है और सिंचाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी की बात हो रही है, यमुना नदी की। ठीक है, फिर आती है घग्गर नदी, डांग शाही की पहाड़ियों से कालका पंचकुला से एंट्री करती है और मौसमी नदी भी इसको कहा जाता है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में सिंचाई करती है, राजस्थान में लुप्त हो जाती है। ठीक है, टांगरी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, 1514 किलोमीटर है, मारकंडा की ये सहायक नदी है। सरस्वती नदी सिरमौर की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आदि बद्री नारायण मंदिर सरस्वती नदी महाभारत काल में नरकारी तीर्थ या सरस्वती नदी का संगम था। ठीक है, और मुगले वाली, अब जो है मुगले वाली इसका नाम रख दिया गया है, सरस्वती विकास बोर्ड का गठन कर दिया गया है। ठीक है, फिर आता है मारकंडा। मारकंडा शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, टांगरी नदी की सहायक नदी है। कृष्णावती जयपुर राजस्थान में जाके विलुप्त हो जाती है। दोहन नदी ढोसी की पहाड़ियां, नारनौल, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य बोमिला के नेत्र से निकली है, ऐसा माना जाता है दोहन नदी को। ठीक है, इंदौरी नदी नूह मेवात की पहाड़ियों से पटौदी के बाद जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी कहाँ पे है, राजस्थान, हरियाणा, मेवात, गुरुग्राम, हरियाणा में कहाँ पे है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात में सिंचाई करती है। दृष्टदवंती इसका पुराना नाम है। चोटांग नदी का नाम भी क्या है, सबसे प्रमुख नदी घग्गर और यमुना नदी है हरियाणा की। ठीक है, दृष्टदवंती नदी का पुराना नाम चोटांग है। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, सिर्फ नाम। केडी इज ए जिम ट्रेनर, के से कृष्णावती, डी से दोहन, आई से इंदौरी, एस से सरस्वती साहिबी, जी से घग्गर, वाई से यमुना नदी, एम से मारकंडा, टी से टांगरी। ये सारी की सारी नदियां कहाँ हैं, हरियाणा की नदियां हैं। अब यमुना नदी जो है हरियाणा और पंजाब की सीमा को बनाती है और जाके यूपी में मिल जाती है। ठीक है, फिर कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी ये दक्षिणी सीमा में है। सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, टांगरी ये उत्तरी प्रवाह की नदियां हैं। मेन नदियां हमारी क्या है, यमुना नदी और घग्गर नदी मेन नदी है, और सारी की सारी मौसमी नदियां हैं और एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हरियाणा का सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताना, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देना, विदाउट टेंशन, विदाउट बर्डन, एंड आपकी तैयारी है, यू कैन डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।